ऑलरेडी आपके पास। तो बेयर एक्ट होता क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज, माने वो समझ लो कोई किताब उताब नहीं है, वो सिर्फ आपका जो संविधान है जैसे लिखा है, जिस रूप में लिखा है, बस कामा पूर्ण विराम सब कुछ वही आपको मिल जाएगा। उसका बेनिफिट ये होता है कि कभी आपकी किसी अनुच्छेद में देखने का मन हुआ तो दिस इज जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी होती है ना बेटा, वैसे वो आपके संविधान की डिक्शनरी है, तो उसको रख लीजिए। ज्योग्राफी के लिए, चूंकि मंडे से हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए एक मैप रख लीजिए, ऑक्सफोर्ड, मैकमिलन, जो भी आपको समझ में आए। और रखना क्या अमूमन होता है घर में, अगर छोटे बच्चे हैं तो आजकल तो जितने कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं हर साल एक खरीदवा देते हैं, तो अगर घर में बच्चे हों तो कोई परेशानी नहीं। एक मैप है बेटा के सिद्धार्था जी का, एंसेंबल करके है, तो देखिए अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसको ले लीजिएगा, बहुत अच्छा मैप है। इसके अलावा बुक्स वगैरह आपको लेनी पड़ेगी। तो बुक्स में ज्योग्राफी में हम तो रिकमेंड करते हैं सुरेश प्रसाद को। सुरेश प्रसाद 4 वॉल्यूम में मिलेगा, आप उसको ले लीजिएगा, और अच्छी किताब है भाई। अब देखोगे तो कोई माजिद हुसैन भी बताएगा, कोई महेश वर्णवाल बताएंगे, कुमार गौरव बताएंगे, दुनिया भर की किताबें हैं। तो अब ये सब एक अपना फेसबुक रखो, सुरेश प्रसाद अपना फेसबुक रखिए, बाकी लाइब्रेरी जहां किसी मित्र उत्र के पास हो तो मांग मांग के देख लिया करो, कोई परेशानी नहीं। और वैसे हम भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये है बेटा कि चूंकि ये उच्च प्रतियोगी परीक्षाएं, गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप जी, उच्च प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं ना बेटा, वो बहुत ब्रॉड है, उसका सिलेबस या उसका ओर छोर पकड़ पाना संभव नहीं है। तो बस ये है कि जितना हम लोग देख लें उतना ही कम है। लेकिन ज्योग्राफी में आपको मैं बता दूं, जैसे हो सकता है आपको लगे कि बड़े अहंकारी टाइप के हो गए, नहीं नहीं, अहंकार नहीं है बेटा, वो जीवन भर की मेरी तपस्या है। तथ्यों की बात तो छोड़ दीजिए, अगर फैक्चुअल चीजें कोई पूछता है तो वो तो अलग ही दुनिया है, लेकिन अवधारणा में आईएएस से लेके पीसीएस तक कॉन्सेप्ट पे अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उनके सीने पे चढ़ के जवाब देंगे, ये बिल्कुल तय जाने। पीसीएस में 3-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के थे, बाकी तो तथ्य थे, फैक्ट थे। जैसे एक वर्षा को दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेके पूछा, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा। पीसीएस नहीं बेटा, इवन आईएएस में, इसीलिए हमारे बच्चे जिनको मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ आईएएस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि आईएएस में तथ्य पूछता ही नहीं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता। अभी परीक्षा होगी, देखेगा पेपर, और वही हाल कॉन्स्टिट्यूशन में भी होगा, सिविल सर्विसेज में एक भी फैक्ट आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा वो करेगा। तो देखिएगा, कॉन्फिडेंस अगर आपका बने तो सिविल भी मनुष्य ही देते हैं, ठीक है, तो सिविल की परीक्षा भी दीजिए, उसमें कोई बहुत घबराने की जरूरत थोड़ी है। बहरहाल आज हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। फंडामेंटल राइट हम लोगों ने शुरू किया था, तो 2 चीजें अब तक हम लोगों ने बात किया फंडामेंटल राइट में, 2 मिनट में ब्रीफ करते हैं। पहला हम लोगों ने ये देखा कि आखिरकार ये फंडामेंटल राइट क्या चीज है, इसको मूल अधिकार क्यों कहते हैं। तो कुछ दिमाग में आया होगा, मूल इसलिए कहते हैं कि ये मूल के लिए है, और मूल के लिए भी ये मूल है, यानी जो पूरी सत्ता का केंद्र है उनके ये अधिकार है, इस वजह से मूल है। दूसरा, एक मनुष्य के रूप में जीने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए भी मूल है। मैंने ये कहा कि इनका विकास कैसे हुआ, थोड़ा सा इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि गाहे बेगाहे कंपटीशन में पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं कि हर वर्ष पूछें, लेकिन ये इनकी निगाह में है। तो मैंने कहा कि मूल अधिकारों का जो विकास हुआ, शुरुआत हुई, वो तो राजतंत्र में हुई, क्लियर है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई बेटा, ब्रिटेन से हुई। वर्ष भी पता है, 1215 मैग्ना कार्टा के रूप में हुई। मैग्ना कार्टा क्या है, हमने विस्तार से आपसे बात किया, लेकिन वो राजतंत्र की शुरुआत थी, तो संवैधानिक रूप से भी इसकी शुरुआत कभी ना कभी तो हुई ही होगी। तो संवैधानिक रूप से, यानी संविधानों में जो इसको जगह दी गई, वो भी ब्रिटेन के ही संविधान में दी गई। लेकिन ब्रिटेन के संविधान की एक परेशानी है कि वो अलिखित संविधान,
अब लिखित अलिखित की चर्चा हो चुकी है बेटा, अलिखित संविधान है। तो लिखित संविधानों में इसकी शुरुआत कहां से मानी जाए? इसको हम यूएसए के संविधान से कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब यहां से क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो जाएगा कि यूएसए के मूल संविधान में ही मौलिक अधिकार वर्णित थे। यूएसए के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं वर्णित थे। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार संवैधानिक संशोधन से इंट्रोड्यूस किए गए। प्रथम 20 संविधान संशोधनों से मूल अधिकारों को रखा गया। नहीं, खेल तो होगा ना आपके साथ। प्रथम 10 संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को स्थापित किया गया। ये प्रथम 10 संविधान संशोधन 1792 में हुए। प्रथम 10 संविधान संशोधन 1791 में हुए। तंग करने के लिए आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है छोटी छोटी जगहों से। हर जगह आप सतर्क रहिए और यही परेशान हो जा रहे हैं। चीजें पढ़े हुए हैं और जहां वो इस तरह से आपको घेर रहा है वहां आप गड़बड़ी कर दे रहे हैं। तो कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि जैसे कंटेंट आप पढ़ते हो तो उस कंटेंट में कहां आपको फोकस किए रहना है, जहां समस्या पैदा हो सकती है। ये आपका व्यक्तिगत गुण होगा बेटा, उसका विकास आपको करना पड़ेगा कि किन चीजों पे कहां फोकस करना है, कहां से क्वेश्चन हो सकता है, कैसे घेर सकते हैं। अब जितना आप इस पे होमवर्क करेंगे उतनी आपकी तैयारी बेहतर होगी। अच्छा, एक चीज बताओ, जो कंटेंट होता है पढ़ने का वो तो कॉमन है सबके लिए। अरे भाई, एम लक्ष्मीकांत आप ही पढ़ रहे हो, पूरा भारत पढ़ रहा है, तो कंटेंट तो उनका कॉमन है। उसी कंटेंट में से कोई कुछ ढूंढ निकालता है, कोई कुछ ढूंढ निकालता है। और वो कैसे होता है बेटा? आपका नजरिया, देखने का तरीका। आप जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा लो और बच्चे से पूछो इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, हर बच्चा एक ही प्रश्न नहीं बताएगा। जिस बच्चे का जैसा नजरिया उस हिसाब से क्वेश्चन क्रिएट कर लेगा। तो आप देख रहे हो कंटेंट एक ही होता है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। इस पे थोड़ा होमवर्क करिए बेटा, काम बन जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये देखते हैं बेटा कि जो मूल अधिकार हैं हमारे, तो किसके विरुद्ध है बेटा? मैंने बताया था राज्य के विरुद्ध है। यानी ये जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मूल अधिकार व्यक्ति तथा नागरिकों के अधिकार है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। हम तो यही शब्द बोले थे, है ना। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि मूल अधिकार व्यक्ति और नागरिकों के अधिकार हैं राज्य के विरुद्ध। किसके खिलाफ है बेटा? राज्य। अब बड़ी भारी परेशानी यह है कि आम जीवन में जो राज्य शब्द हम लोग पढ़ते हैं या हम लोगों ने सुना है, तो हम एक भौगोलिक भूभाग को राज्य कह देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है। तो राज्य का जो मतलब है बचपन से जो हमारे दिमाग में बैठा, वो ये बैठा कि राज्य माने एक भूभाग है। तो ध्यान रखिए, राज्य माने डेफिनेटली भूभाग है लेकिन खाली भूभाग नहीं है। संविधान में राज्य का जो अभिप्राय है वो क्या है, वो संविधान में डिफाइन किया गया है, वो संविधान में बताया गया। और एक बात ध्यान से सुनिए, संविधान जो लिखा गया है बेटा बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर हाल में शब्दों में ही तो लिखा गया है ना बेटा। और कभी कभी शब्द ऐसे होते हैं जो कई कई अर्थ दे देते। कितनी भी स्पष्टता से आप लिखें, लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं ना जिनके कई अर्थ हो सकते हैं। अब संविधान लिखने वाले तो मर खप गए, जिंदा भी होंगे एक आठ तो फिर उनका कोई अधिकार तो है नहीं। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि संविधान तो समाप्त हो गया बेटा, लिख दिया गया, सब कुछ फिनिश हो गया, फाइनल वर्डिक्ट हो गई। अब किसी शब्द के अर्थ में अगर तकलीफ हो रही है तो शब्द तो चीख के बताएगा नहीं कि मेरा मतलब यही वाला है। अरे भाई, रहीमदास जी का दोहा थोड़ा ही लिखा हुआ है संविधान, रहीमन पानी राखिए, और पानी का मतलब जिसका जो मन करे वो समझे नहीं। तो संविधान में एक बड़ी भारी परेशानी हो गई कि जहां उनको लगा कि कोई ऐसा शब्द आया है जिसकी मीनिंग समझने में तकलीफ हो सकती है, वहां संविधान ने उसी व्याख्या कर दी, उसी किताब में लिख दिया गया। जहां व्याख्या नहीं किया, ध्यान से सुनाए, जैसे संविधान में एक शब्द आया राज्य, इसमें दो परेशानी हो सकती है। पहली परेशानी हो सकती है कि राज्य का अर्थ अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से समझे।
तो यानी इसकी व्याख्या की जाए, किसकी? राज्य शब्द की। दूसरा कि संविधान में ही राज्य की व्याख्या कर दी जाए, संविधान में ही राज्य शब्द को बता दिया जाए कि इसका क्या मतलब होगा। तो जाहिर सी बात है कि राज्य शब्द को कहां व्याख्या कर दिया गया बेटा? संविधान में ही। ध्यान से सुनिए, अगर किसी शब्द की व्याख्या संविधान में ही कर दी गई, तो जिस शब्द की जो व्याख्या, जो अर्थ संविधान ने बताया है, आपको वही अर्थ समझना होगा। आम जीवन में उसका चाहे जो भी अर्थ होता हो, होता रहे। समझ पा रहे हैं? फिर से सुने बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। मूल अधिकार तो भी अपनी जगह पे है। कोई भी शब्द आपके संविधान में आया, जिस शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो उसके दो रास्ते हैं। पहला ये रास्ता है कि उसी किताब में लिख दिया जाए कि भाई फलाना जो शब्द हमने प्रयोग किया है, वहां इसका यह अर्थ होगा। लेकिन ध्यान रखना, कुछ जगहों पे ऐसा किया गया है और कुछ जगहों पे ऐसा नहीं किया गया है, माने उस किताब में नहीं लिखा गया है। जहां पे किताब में नहीं लिखा गया है, वहां भी अर्थ तो समझना ही पड़ेगा। बोल नहीं रहे बेटा? कैसे समझेंगे? जिसका जो मन करेगा वो समझ लेगा। तो उसकी व्याख्या फिर करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से सुनना, जिस शब्द की व्याख्या संविधान में कर दी गई उसका तो स्पष्ट है, वही अर्थ आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जिस शब्द की व्याख्या संविधान ने नहीं किया, उसका क्या होगा? मोदी जी आएंगे तो अलग ढंग से समझेंगे, योगी जी आएंगे तो अलग ढंग से समझेंगे, सब लोग अपने अपने ढंग से समझेंगे, तो तहस नहस हो जाएगा देश भैया। इसलिए कहा गया कि अगर जिसकी व्याख्या नहीं है किताब में, उसकी व्याख्या साहब लोग करेंगे, और जो करेंगे वो अंतिम होगा, सर झुका के मानना होगा। किसी की हैसियत नहीं है कि उसको ना माने या कह दे कि नहीं नहीं गलत। ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही है। जो देख रहे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया तो संसद में ही बवाल होना शुरू हो गया, और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में घुस के दिखा दे कोई, किसी की हैसियत है तो। वहां देख रहा हूं पूरे सुप्रीम कोर्ट को घेर के ऐसा बंधक बनाया है कि वो मुख्य न्यायाधीश थर थर कांप रहे हैं, कहीं भीड़ अंदर ना घुस जाए। भारत की न्यायपालिका पाकिस्तान की न्यायपालिका नहीं है। ये हनक के साथ सरकार के विरुद्ध फैसला देती है, पूरी ताकत के साथ, और सरकार भी सर झुका के मान लेती है। तो परंपराओं से चीजें विकसित होती है ना बेटा। देखो, एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है कि विधि द्वारा बनाई गई चीजों को आप सर झुका के मान लें, ये आपका बड़प्पन है। नहीं मानेंगे तो मनवाया जाएगा, हाँ मनवा लिया जाएगा। दूसरा कि मनवाने वाले की बात, माने जो मनवाने के लिए आदेश देता है उसके आदेश को ही ना पालन किया जाए, तो सबकी शक्ति खत्म हुई। देखो, शक्ति तो एक ही है, शाश्वत, जिसके पास पावर है। और पावर की अगर बात करें तो पावर तो इस देश में सिर्फ एक ही के पास है, और वो है सेना। समझ रहे हो ना? पावर तो सेना के पास है, बाकी किसी पास पावर और नहीं है। बाकी के पास पावर इसलिए है कि उस किताब ने कहा है कि भैया ये जो बोलेंगे सब लोग मान लेंगे। एक तरह से आप कहें तो ये तो नैतिकता है। नहीं मानेंगे तो क्या कर लोगे? बड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा मजेदार प्रकरण है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में यही गड़बड़ी होती है कि जो नैतिकता के आधार पे चीजों को मानना चाहिए वो लोग नहीं मानते, वो लोग ताकत का प्रयोग करना शुरू कर देते। मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं। पिछली बार बिहार का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो बिहार में आपको पता ही है कि साले बाहुबली लोग हैं, वहाँ के माफिया टाइप के लोग हैं, तो चुनाव को बहुत प्रभावित करते हैं। वहाँ के माफिया लोग इलेक्शन को बहुत प्रभावित करते हैं। तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया कि सर ये चुनाव तक ये जो आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं इनको जेल में रखें इलेक्शन तक, ताकि इलेक्शन को प्रभावित। कुछ लोगों को तो चुनाव लड़ने में प्रतिबंध था, बाहुबली लोग, तो वो अपनी पत्नियों को या डमी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाते थे। अब किसी एक बहुचर्चित सांसद अगर चुनाव नहीं लड़ रहा है, उनकी पत्नी लड़ रही है, तो आप समझ ही रहे हैं पत्नी थोड़ी लड़ रही है,
वो खुद ही लड़ रहे हैं, बस नाम है पत्नी का, ये तो दुनिया जानती, जमाना जानता है। तो बिहार के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई, कही कि सर ये बाहुबली लोग अपने तो जेलों में हैं, कुछ बाहर घूम रहे हैं और चुनाव लड़ने पे इनको प्रतिबंध है, तो इनकी पत्नियां या इनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं इनकी जगह पे, और ये लोग पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। तो जो लोग जेल के बाहर हैं सबको जेल में बंद कर दीजिए, कम से कम इलेक्शन तक। काटजू साहब की बेंच ने फैसला किया कि सारे इस तरह के जितने बाहुबली हैं जिनके खिलाफ इस तरह केसेस, जेल में बंद करिए एटलीस्ट इलेक्शन तक। इलेक्शन खत्म होगा, इनको जेल के बाहर करिए, और बेल वेल जिनको मिली सबका बेल निरस्त करो, जेल में रखो। ये आदेश जारी किया गया। ये आदेश किसको जारी होगा? केंद्र सरकार को कि राज्य सरकार को? ये बताओ क्यों? क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य सूची का मामला है, ये केंद्र का मामला है ही नहीं है। पुलिस का मामला राज्य सूची का मामला है। तो लैंड ऑर्डर जो विषय है वो राज्य का मामला है, ये केंद्र का मामला नहीं है। केंद्र का मामला जो है वो केंद्र देखता है। तो अब इसको लागू किसको करना था? राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने इसको लागू नहीं किया। फैसला कोर्ट का था। हम उदाहरण से आपको बता रहे हैं, बेटा इसको आपको समझने में थोड़ी राहत होगी कि क्या चीजें हैं, हकीकत क्या है। तो राज्य सरकार ने ले लिया फैसला, रिसीव कर लिया, कहा रही सर बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे, और सारे बाहुबली मंच लगा लगा के हम वहां भाषण दे रहे हैं। किसी ने एविडेंस लेके फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वो कोई व्यक्ति, उसने कहा अरे सर आपने तो कहा था सबको जेल में बंद होना, ही तो घूम घूम के भाषण दे रहे हैं, और जो जेल में बंद थे वो भी बाहर निकल निकल के भाषण दे रहे हैं। आधिकारिक रूप से जेल में बंद है और व्यवहारिक रूप से प्रवचन दे रहे हैं घूम घूम के। ये क्या हो रहा है? पिटीशन हुई, ये कोर्ट की अवमानना है, ये न्यायालय की बेइज्जती है। इसी को ना अवमानना कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसी को कहते हैं ना, कि न्यायालय की कही गई बात को ना मानना। अभी पढ़ेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो ज्यादा क्लियर होगा, अभी तो इतना सुनो। ये तो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना हुई, और जब किसी न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है तो न्यायालय इसमें दंडित कर सकता है। तो किसी ने फिर दरवाजा खटखटाया, और भाई देवे काटजू साहब भी फिर मिल गए। उन्होंने कहा कि फिर तुम आ गए, अब क्या कष्ट है? कहा सर आपने ऐसा ऐसा आदेश दिया था। कहा दिया था। कहा सारे अपराधी बाहर घूम रहे हैं सर। राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो बहुत ही शानदार फैसला था। एक अनौपचारिक स्टेटमेंट दिया काटजू साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार नहीं मान रही है तो अपनी किस्मत पर रोइए, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो कर सकते थे वो हमने किया। हम आदेश दे सकते थे, हमने आदेश दिया। आदेश का पालन जिनको करना था वो पालन जब नहीं कर रहे हैं तो हम जाके अपराधी को नहीं ना पकड़ेंगे। अरे भाई न्यायालय में जज साहब वो बुजुर्ग आदमी, मुझे नहीं लगता कि वो जाके अपराधी को पकड़ पाएंगे। तो पकड़ने का आदेश किसी को देंगे ना। जिसको आदेश दे रहे हैं वो हृदय से उस आदेश का पालन अगर नहीं करना चाहे तो फिर न्यायालय मतलब जीरो। एक और उदाहरण आपको बताते हैं। लखनऊ में एक बड़ा आलीशान, अन्यथा मत लीजिएगा बेटा, मुझे किसी को हर्ट करने की इरादा नहीं है, हम आपको सत्य से साक्षात्कार करा रहे हैं। लखनऊ में एक तो पार्क बना, बड़ा अच्छा है, लोग घूमने उमने जाते हैं। तो अंबेडकर पार्क बना है ना, जैसे कभी लखनऊ जाइए तो जरूर देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो अंबेडकर पार्क बना, उसमें हाथी वाथी बहुत बनी। अब उतनी ज्यादा हाथी की मुझे लगता बड़ी आवश्यकता भी नहीं थी, बड़ा पैसा खर्च होता है हाथियों पे। बस सचमुच की हाथी जितने में एक हाथी बनी है ना, उतने में सचमुच की 4-6 हाथी आ जाती। बहरहाल अपनी भी मूर्ति लगवा लिया। अब ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं कि अपने जीते जी कोई अपनी मूर्ति लगवा ले। खैर वो भी हुआ। तो किसी ने पिटीशन कर दिया कि सरकारी धन का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं कर सकता कोई। ये जनता के करों का पैसा है, और ये पैसा लेके आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। वैसे करते हैं, सारे लोग करते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण तो अभी दिल्ली का ही दिख रहा है। अरे भाई जब टाइल्स लगी तो आपने जनता से पूछा कौन सी टाइल्स लगेगी?
घर में जब पर्दा लगवाया तो आपने जनता से राय लिया कि कौन सा पर्दा लगेगा जो आपको पसंद आया। इसका क्या मतलब है कि जो जनता की करों का पैसा है उसका उपयोग आपने व्यक्तिगत हिसाब से किया। बोल नहीं रहे। अब पता नहीं क्या 1 करोड़ का आजकल तो टीवी भी सब हंगामा मचा हुआ है। बहरहाल ऐसा वही नहीं किए बेटा, ऐसा सारे लोग करते हैं, है ना। जैसे मैंने सुना था कि एक विशेष पार्टी की सुप्रीमो को एक बंगला दिया गया, उनका तो खैर परिवार भी नहीं है, अकेले रहती है, तो उनको लगा कि बंगला छोटा है तो 2 बंगले को एक में मिला दिया गया और उनको माने ठीक ठाक करने में लगभग 150 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। एक बात मुझे बताइए बेटा, 150 करोड़ में तो न जाने कैठो नया घर बन जाए, पुराने घर को ठीक करने में इतना पैसा खर्चा हो जाता है, हो ही जाता है। अब बेड चंदन की लकड़ी का चाहिए, वो चंदन आएगा थाईलैंड से, मलेशिया से, तो अलग चीज है, ड्रामेबाजी है। आप अपने बंगले में बैडमिंटन कोर्ट बनाइए, स्विमिंग पूल बनाइए, ये आपका व्यक्तिगत खर्च तो है, तो भी हम लोग मान लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, राज्य प्रमुख हैं तो थोड़ा शांत से रहें, अच्छा ही लगेगा, टीचर तरह से रहेंगे तो हम लोगों को बुरा लगेगा, तो ये सब तो चलो ठीक है। लेकिन आप जनता के पैसों का इस तरह से व्यक्तिगत हितों के लिए या व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि बंद करिए काम, अभी का भी स्टॉप करिए, स्टॉप द वर्क। जब तक हम हियरिंग कर रहे हैं वहां कोई काम नहीं होगा। आदेश जारी हो गया। हम आपको समझा रहे हैं बेटा कि रस्साकसी क्या है, जरा पहले इसको समझिए उदाहरणों से। कोर्ट ने आदेश दे दिया प्रदेश सरकार को, उस समय संबंधित सरकार ही थी, तो उसने कहा कि बिल्कुल कोर्ट के आदेश का पालन होगा और तुरंत चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। पुलिस की ड्यूटी लग गई, उस पूरे एरिया को चारों ओर से कॉर्डन ऑफ कर दिया पुलिस ने कि अब यहां कोई काम नहीं होगा और कोई अंदर बाहर नहीं होगा। बाहर का कोई आदमी अंदर भी नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर कोई नहीं जाएगा, न घूमने वाला जाएगा न काम करने वाला जाएगा, काम बंद। और हो कुछ और रहा था। एक पत्रकार बाउंड्री वॉन्डी कूद काद के किधर से चला ही गया और अंदर देखा कि धुआंधार काम हो रहा है। उसने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया। ये कोर्ट के आदेश का पालन था, देख रहे हैं ना बेटा। अगले दिन वो क्लिपिंग अब टीवी पे दिखने लगी। ये कोर्ट के आदेश के बावजूद भी काम जारी है, यही सब शुरू हुआ नौटंकी। अच्छा, नेता लोग बेटा पढ़े लिखे भले न हो लेकिन चतुर बहुत होते हैं, चालाक बहुत होते हैं। तुरंत 2-3 उस पार्टी के प्रवक्ता आ गए, कहा कि हाँ बिल्कुल वो वीडियो है, टीवी पे दिखाई जा रही है, लेकिन वो वीडियो पुराना है, वो वीडियो तब का शूट किया गया है जब काम हो रहा होगा, और ये नालायक सरकार को बदनाम करने के लिए अब दिखा रहा है कि काम हो रहा है। काम हम बंद है साहब, पुलिस लगी हुई है चारों तरफ, देख लीजिए। तो मीडिया वाले भी कम शातिर थोड़े ही होते हैं। वो क्या किया था ना, एक दूसरा भी वीडियो बनाया था। वो तो जान ही रहा था कि अभी जो पहला चलेगा ना तो ये आ जाएंगे फट से और इनको ढंग से बेइज्जत किया जाए ना। फिर उसने क्या किया, उस दिन का कई अखबार ले लिया था, डेली न्यूज़पेपर 4-6 ठो खरीद लिया था। तो न्यूज़पेपर पे तारीखें होती है, डेट होती है, क्लियर है। और जब वो वीडियो, अगला वीडियो जब बनाया तो जूम कर करके हर अखबार की डेट दिखाया। एक चीज बताइए, अगर पीछे का होगा तो आगे की डेट की अखबार तो नहीं छपती। आज की डेट में 2024 का अखबार तो नहीं छपेगा ना। और 2024 के अगर किसी डेट का अखबार दिख रहा है, इसका मतलब ये घटना उस तारीख या उसके बाद की होगी, पहले की तो सवाल ही नहीं है। इतनी बुरी सियासत में डाल दिया कि सब के सब प्रवक्ता भाग खड़े हुए, क्योंकि अब जवाब देने की दशा में नहीं थे। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि हमारे यहां जो न्यायपालिका है वो सिर्फ आदेश दे सकती है। आदेश का पालन कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। और कार्यपालिका अगर उसके आदेश के पालन में हिला हवाली करना चाहे, डिले करना चाहे, बदमाशी करना चाहे तो कर देगी। क्या कर सकता है न्यायपालिका? कहेंगे इनको दंड देते हैं हम, कोर्ट की अवमानना की। अब दंड देने वाला भी दंड ना दे तो, आप जो कुछ आदेश दो उस आदेश का पालन ही ना करें तो फिर आप जीरो हो। अरे टूटी फूटी सी बिल्डिंग,
कुछ बुजुर्ग से न्यायाधीश, इनके पास इतनी ताकत होती है ना बेटा, अगर उन्होंने कह दे कि फलाने की गिरफ्तारी होगी तो होगी, आप चाहे जो भी होइए। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 4-6 सिपाही गए पकड़ने, आपके बाहुबली उनको भगा दिए, पीएससी जाएगी। अगर उनको भी खदेड़ने की क्षमता रखते हैं तो बीएसएफ जाएगी, सेना जाएगी, बचेंगे नहीं आप किसी हालत में। तब इनके पास ताकत है। तो शक्ति उनको कहते हैं जो अपनी बात मनवाने का पावर रखते हो, अपनी बात को मनवा लें। न्यायालय अपनी बात को मनवाने की शक्ति कहां रखता है? नहीं रखता। मनवाने वाले लोग न्यायालय की बातों को मान लेते हैं, इसलिए न्यायालय अपनी बात को मनवा लेता है। न्यायालय की बात को पुलिस मानेगी। न्यायालय ने अगर वारंट जारी किया तो पुलिस कहेगी बिल्कुल सर आपने वारंट जारी किया, हम फलाने को पकड़ के लाते हैं। न्यायालय वारंट जारी कर दे और पुलिस हीरा हवाली करे कि ठीक है, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, रोज घर जाके चाय पी रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? तो कहने का मेरे मतलब सिर्फ यह है बेटा कि बड़ा नाजुक सा संबंध है, एक पिता पुत्र के संबंध जैसा है। ये पिता की बात को पुत्र मान ले, ये उसका बड़प्पन, क्योंकि जवान वो भी हो गया है, कमाऊ धमाऊ हो गया है, तो अपने पिता को बात को मानता है, उसका बड़प्पन। न माने तो क्या कर लेंगे? पिता क्या कर लेगा? कुछ कर लेगा क्या? लेकिन एक सिस्टम यही है कि आप उनकी बातों को माने, सब कुछ सुंदर ढंग से चलेगा, वही सब चल रहा है। और नहीं तो सेना अगर ना मानने के मूड में आ जाए तो कौन मनवा लेगा? हैसियत किसकी है इस देश में? सेना कह दे नहीं सुनेंगे, कहे हमला करो नहीं करेंगे, बैरक में जाओ नहीं जाएंगे, सड़क पे घूमेंगे हथियार लेके। किसकी औकात है जो सेना को कह देगा कि बैरक में वापस चले जाइए? और कौन जबरदस्ती भेज देगा? जो डिसिप्लिन है ना बेटा, वो बात को मान लेती है, इसलिए उसका बड़प्पन है। पावर से उनको आप थोड़ी मनवा पाएंगे, वो आपकी बात को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। पाकिस्तान में यही सब नहीं हो रहा, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। तो राज्य शब्द जो आया है संविधान में बेटा, या कोई भी शब्द आएगा संविधान में, उस शब्द में है परेशानी। कई जगहों पे है, हम आपको दिखाएंगे। या तो शब्द की व्याख्या कर दी गई तो समस्या ही खत्म हो गई, यदि उस शब्द की व्याख्या नहीं की गई तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये दो ऑप्शन है। लेकिन यहां बड़ी मजेदार बात है कि राज्य शब्द की व्याख्या संविधान में कर दी गई, बता दिया गया कि राज्य शब्द का यही अर्थ है। क्लियर है बेटा? लेकिन बताने में भी चालबाजी कर दी गई। तो यहां पे क्या ऑप्शन है बेटा? ये वाला ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है? यानी हमारे संविधान में राज्य शब्द को बता दिया गया कि राज्य शब्द का क्या अर्थ है, और यह बताया गया पहले ही अनुच्छेद में, यानी आर्टिकल 12 में। क्लियर है बेटा? भाई मूल अधिकार में 12 से 35 तक है, तो पहले ही अनुच्छेद में यही परिभाषित किया गया कि मूल अधिकार किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ है। पहले ये तो क्लियर हो जाए कि राज्य कौन है। कोई जमीन का हिस्सा है, कोई भूभाग है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कौन है? आम जीवन में राज्य माने तो हम भूभाग समझते हैं। भूभाग किसी के अधिकारों को रोकता है? एक निर्जीव जो भूभाग है वो किसी के अधिकारों से क्या लेना देना है? इसका मतलब तय है कि राज्य का अर्थ तो कुछ अलग ही है। तो क्या है बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा। यानी राज्य शब्द को किसमें बेटा? हाँ, आर्टिकल 12 पहले ही अनुच्छेद में व्याख्या कर दी गई। यानी संविधान के लोगों ने उसको व्याख्या करके बता दिया गया कि भाग 3 में जहां जहां हम राज्य शब्द लिखेंगे उसका अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 में हम लिख रहे हैं। वो राज्य को लिख दिए होते राज्य माने कुत्ता, कुत्ता ही समझना पड़ता। राज्य माने लिख देते बिल्ली होगा, बिल्ली ही समझना पड़ता। वो जो लिखेंगे आपको वही समझना पड़ेगा। लेकिन कुत्ता बिल्ली नहीं लिखा, क्या लिखा वो थोड़ा देख रहे। पहला कहा केंद्र की सरकार। अब तो क्लियर हो गया। यानी किसको मूल अधिकार चेतावनी दे रहा है? केंद्र की सरकार को। उनसे कह रहा आप मूल अधिकार से थोड़ा दूर ही रहिएगा।
केंद्र की विधायिका, विधायिका माने संसद, है ना बेटा। तो मुझे लगता है शायद संसद से भी कहा गया कि आप भी मूल अधिकारों के विरुद्ध मत जाइएगा। तीसरा, राज्य की सरकार, दिख रहा है बेटा? इधर लिख दे रहे हैं। तीसरा है राज्य की सरकार। चौथा है राज्य की विधायिका माने विधानमंडल। 5, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। क्लियर है बेटा? तो अनुच्छेद 12 में बताया गया कि इसमें से कोई भी अगर दिख गया तो राज्य माना जाएगा। कोई डाउट बेटा? किसको किसको शामिल किया? केंद्र की सरकार, केंद्र की विधायिका, राज्य की सरकार, राज्य की विधायिका, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। सब कुछ एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, सबका अर्थ समझ में आ रहा है? ये प्राधिकारी माने अथॉरिटी, यानी जो लोकल लेवल पे जो अथॉरिटी है उनकी बात हो रही है। यहाँ लोकल लेवल पे भी सरकारें हैं ना, माने अथॉरिटी है ना, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सरकारी, प्राइवेट नहीं। ये लोग क्या है? अरे प्राधिकारी माने अथॉरिटी, जिनके पास पावर हो। क्लियर हुआ सब ना? ये झंझट में डाल रहा है। अन्य, अन्य माने क्या? नहीं, प्राधिकारी माने तो क्लियर हो गया, जिनके पास अथॉरिटी हो। लेकिन खाली प्राधिकारी बोला होता तो बात समझ में आई होती, साथ में बोला अन्य प्राधिकारी। हाँ नहीं, स्थानीय प्राधिकारी समझ में आ रहा है, अन्य प्राधिकारी माने कौन? तो चलो हम बताएं, सरकारी कंपनी। अब सरकारी कंपनी राज्य है? बवाल तो है। देखो, अन्य शब्द ही घातक है। हम आपसे पूछें कि क्या क्या खाना खाते हैं, तो आप बता रहे हैं चावल दाल रोटी सब्जी व अन्य चीज खाते हैं। अब अन्य का मतलब हम क्या समझें? अब तो परेशानी है कि आप ही से पूछना पड़ेगा भैया अन्य में बर्गर या पिज्जा आता है? बोल नहीं रहे हैं। फिर आप वेरीफाई करोगे कि हाँ आता है नहीं आता है, उसमें हम कौन होते समझने वाले? फिर तो आप चालाकी दिखाओगे तो कहोगे ना 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 बर्गर नहीं आता। ये शब्द घातक है, बोल नहीं रहे। तो ये शब्द अब फिर चला गया सर्वोच्च न्यायालय के पास, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही अब बता पाएगा कि अन्य में कौन है। मैंने कहा था ना कि दो ही लोग बताएंगे, या तो संविधान खुद लिखा हो वो बताए, जहां संविधान लिखा हो लेकिन बात स्पष्ट ना हो पा रही हो तो फिर कोई और नहीं बता सकता। कौन बताएगा बेटा? सर्वोच्च न्यायालय। अब यहां पे 12 में बड़ी कलाकारी दिखा दिया संविधान लिखने वालों ने। 12 में इसने कुछ अधिकार बड़े चुपके से सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया कि आप जरा देखते रहिएगा कि मूल अधिकारों के लिए किसको किसको अन्य में शामिल कर लेना ठीक है, किसको ठीक नहीं। पता नहीं समझ पा रहे हो? नहीं, अरे हम कई बार सुना देंगे बेटा, ठीक है। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि खाली यही शब्द नहीं रहा होता, अन्य शब्द खाली न रहा होता, तब तो सर्वोच्च न्यायालय की कहीं कोई जरूरत नहीं, हर कुछ एकदम साफ दिख रहा है। लेकिन इसमें एक शब्द आ गया अन्य। अन्य का मतलब क्या होता है? जैसे एक चीज बताओ, हम आपसे कह दें कि मैं संविधान भूगोल व अन्य विषय पढ़ाता हूं, तो आप समझ पा रहे हो मैं और कौन कौन विषय पढ़ाता हूं? नहीं ना?
और हम मुंह से बोल दिए ना, हम कागज पे लिख दे। आप हमसे लिख के पूछो कि सर आप कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं, हम कागज पे लिख के आपको उत्तर दे दिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी व अन्य विषय पढ़ाता हूं, और हम लिख उख के भाग गए छोड़ के, ना हम उपलब्ध हैं कि आप हमसे पूछो। अब क्या होगा? अब हमने इनको डिप्यूट कर दिया कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यही बताएंगे। संविधान में यही किया गया है। उनको जो उचित लगा उन्होंने लिख दिया, उन्होंने आगे ये कह दिया हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन एक संस्थान हमेशा रहेगी, शाश्वत रहेगी। वो कौन बेटा? सुप्रीम कोर्ट। जब आपको ये शब्द नहीं समझ में आएगा तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो क्लियर कर देंगे कि इसका क्या अर्थ है। समझ पा रहे हैं? तो ताकत किसके पास चली गई? अब तो ताकत इनके पास चली गई ना। आप पूछेंगे कि अब ये तो जो चाहे वो कहें। आप पूछेंगे अर्थव्यवस्था पढ़ाते हैं, कहेंगे ना, भले पढ़ाते हो। अब तो ताकत इनके पास चली गई ना। आप पूछोगे अर्थव्यवस्था पढ़ा दे, कहे ना। कहेंगे अब साइंस टेक पढ़ाते हैं, कह देंगे ना। तो राज व्यवस्था और भूगोल के अलावा कुछ और पढ़ाते हैं, अगर आपने पूछा, कहे ना। तब आप कहेंगे फिर कहे अन्य लिखा? भाई ये तो तय है कि अन्य पढ़ाते हैं, तो इनके अलावा भी कुछ है। आप जो विषय पूछ रहे हो इनसे कह रहे हैं ना नहीं पढ़ाते, तो ताकत तो इनके पास चली गई ना। अब ये परिभाषित करेंगे ना कि ये विषय कौन, इनको हम दायरे में दें, कौन सा न दें। तो बड़े चुपके से शक्ति किसके पास चली गई? सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। जहां जहां साफ साफ दिख रहा है वहां वहां तो झंझट नहीं है, लेकिन जहां साफ नहीं, अब एक चीज बताइए, किसी सरकारी कंपनी, किसी सरकारी निगम, कॉरपोरेशन, जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, नाम सुने हो? हाँ भाई, ये रोडवेज जो बसें उससे चलती हैं, ये निगम है, कॉरपोरेशन है तो सरकारी। क्या इसे राज्य माना जाए? क्योंकि यहां तो कहीं निगम उगम दिख नहीं रहा है, लिखा तो नहीं है। सरकारी कंपनियां, सरकार की कंपनियां भी होती हैं, वो निगम है कि नहीं, दिख तो नहीं रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय बताएगा इसको राज्य मान लेना लोगों के हित में है या नहीं है। उसी के हिसाब से फैसला करेगा सर्वोच्च न्यायालय कि अब वो यही देखेगा कि उनको राज्य में मानना जनता के हित में है कि नहीं है, उसी आधार पर मानेगा नहीं मानेगा। और एक बात बताएं, सबको राज्य माना गया है, जितने निगम हैं उनको राज्य माना गया है, जितनी सरकारी कंपनियां हैं सबको राज्य माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विगत फैसलों में इनको राज्य कहा है कि राज्य हैं, और भविष्य में पता नहीं किसको किसको कह दे राज्य है नहीं है। समझ पा रहे बेटा? शुरू करो। हमने कुछ आपको बताने का प्रयास किया, वो क्लियर हुआ क्या? कि संविधान में बेटा शब्द को बहुत क्लियर डेफिनेटली लिखा गया है, शब्द का भाव समझ में आ जाता है, लेकिन नहीं भी समझ में आता होगा, अगर कहीं झंझट होगा। शब्द के दो अर्थ होते हैं बेटा, एक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है और एक शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, उस शाब्दिक अर्थ का एक भाव होता है, एहसास होता है। तो शाब्दिक अर्थ तो आप शब्द पढ़ के समझ सकते हैं, भाव आप कैसे समझ लोगे? संविधान लिखने वालों का क्या भाव था, ये आप कैसे समझ लोगे? तो भाव अगर अपने मन से ज्यादा समझने की कोशिश करोगे ना तो तकलीफ हो जाएगी। फिर भाव वो सर्वोच्च न्यायालय से पूछना पड़ेगा कि क्या सर ये जो लिखा गया है इसका भाव वही है जो हम समझ रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहेगा हाँ बिल्कुल, क्या कह देगा नहीं। तो इसीलिए संविधान थोड़ा पेचीदा हो जाता है। बहरहाल लिखें, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु संविधान के अनुच्छेद 12 में, प्रवर्तन हेतु संविधान के अनुच्छेद 12 में किसको बेटा? राज्य, इन्वर्टेड कामा में लिखेगा, राज्य में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया।
क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छा एक चीज बताओ, सुनो, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है, ऐसा लिखा गया है। तो मूल अधिकार किसके खिलाफ है बेटा? राज्य के विरुद्ध है। अगर राज्य से परिभाषित नहीं करोगे तो फिर कोई आदमी हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन करेगा। और जब आप कहोगे कि भाई ये राज्य है, कहते ना ना हम राज्य कहाँ हैं, हम राज्य नहीं है, हम तो आदमी है, व्यक्ति है। डीएम राज्य है? अरे 100% है बेटा, कोई डाउट नहीं है। दरोगा राज्य है, एकदम है, लिखा पढ़ी में है। सिपाही राज्य है, हाँ भाई हाँ राज्य है। अब जाके बोलिए सिपाही से, ये दरोगा जी से कहिए, दरोगा जी आप बहुत अच्छे राज्य हैं, और देखिए कहेगा पागल हो गया क्या भाई, इसका दिमाग खराब है। नहीं, आम जीवन में भले राज्य का वो अर्थ जो आप समझ रहे हैं वो ना हो, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के हिसाब से वह राज्य है, और वह राज्य है तो चेतावनी उसके लिए भी है। किसके लिए? डीएम के लिए भी है, एसपी के लिए भी है, दरोगा के लिए भी, सिपाही के लिए है, सरकारी डॉक्टर के लिए है, सरकारी इंजीनियर के लिए, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सबके लिए है कि आप कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे व्यक्ति अथवा नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। तो चेतावनी किसको जारी की जा रही है, उनका नाम तो क्लियर हो जाए ना भाई, ताकि वो लोग थोड़ा दूरी बना के रहें। बोल नहीं रहे हो? दरोगा सड़क पे पीट पाट के धर दिया आपको, तो पहले ये तो सिद्ध हो वो राज्य है कि नहीं। जब राज्य होगा तब ना उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, क्योंकि मूल अधिकार किसको रोकता है? राज्य को रोकता है। तो पहले ये तो क्लियर हो कि वो राज्य है कि नहीं है। नहीं है तो आप फिर मूल अधिकारों में तो कुछ नहीं करा सकते। सड़क पे कोई किसी को पीट दे, अरे पीट ही रहा है रोज, हम तो सड़क पे आप देख ही रहे हो, क्या वो राज्य है? नहीं है। इसलिए 12 से 35 तक का कोई मामला उसके ऊपर नहीं बनता। सुन रहे हैं? आप कहेंगे जेल वेल तो चले जाते हैं, हाँ जाते होंगे, आईपीसी में जाते हैं। वो मूल अधिकार का कोई मामला उसके विरुद्ध नहीं आएगा। मूल अधिकार का मामला तभी आएगा जब इनमें से कोई ना कोई एक पार्टी के रूप में इन्वॉल्व हो जाए और इनकी वजह से हमारे अधिकारों को क्षति पहुंची हो, तो फिर इनका कान उखड़वाएंगे सर्वोच्च न्यायालय से। नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय आपकी बात नहीं। सड़क पे लड़ाई झगड़ी हो गई, मार पिटाई हो गई, आप जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में? सर्वोच्च न्यायालय कहेगा भागो यहां से, तो जाओ पहले अपने जिला न्यायालय में। लेकिन यही काम अगर राज्य कर दे, बेवजह हमें पकड़ ले जाए, सड़क पे आप जा रहे हैं, कोई किडनैप कर ले, 2 घंटे के बाद छोड़ दे, कहां जाओगे आप? सर्वोच्च न्यायालय में? नहीं नहीं, आप पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन यही काम पुलिस कर दे, यही काम सरकार कर दे, उठवा ले जाए। हम जा रहे थे वोट देने और सरकार हमको उठवा ले गई, अभी मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। और किसने किया है? उसने किया है जिसको मना किया गया था कि आप मत करना, और फिर सीधे कार्रवाई करेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। देश की सबसे बड़ी पंचायत एकदम उपलब्ध रहेगी आपके लिए। क्लियर है बेटा? इसलिए महत्व है इन सब चीजों का। कुछ क्लियर हो रहा है? विजन क्लियर करो बेटा, बाकी तथ्यात्मक चीजें कुछ है ही नहीं है। 12 बहुत महत्वपूर्ण है बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन हम क्या करते हैं 14 से पढ़ते हैं। चले लिखे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पर भी राज्य शब्द स्थापित किया जा सकता है। जैसे राज्य की जो परिभाषा दिख रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल नहीं है, शब्द में तो नहीं ही दिख रहा है, लेकिन अन्य में सुप्रीम कोर्ट अपनी परिभाषा में अपने को शामिल कर सकता है। उसके पास ये जगह है, स्पेस है, अगर वो चाहे तो अपने आप को भी उसमें शामिल कर ले। क्लियर है? अरे वो संविधान इतना खूबसूरत लिखा गया है ना बेटा कि पूछो मत। शक्ति न दे के भी बहुत कुछ दे दिया गया अप्रत्यक्ष रूप से। लिख ले। हाँ, क्या कहां लिखे हम लोग? राज्य परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अधीन अनुच्छेद 12 के अधीन जो राज्य है उसको परिभाषित करिए। पहला,
पहला क्या है बेटा? लिखा है, लिखिए। केंद्र की, एक ही साथ लिख लो, केंद्र की सरकार एवं केंद्र की विधायिका। दोनों केंद्र कहाँ थे, एक साथ लिखिए। हो गया बेटा? दूसरा, राज्य की सरकार, राज्य की विधायिका। राज्य की सरकार और कौन बेटा? राज्य की विधायिका। अगला, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। अगला, स्थानीय एवं कौन बेटा? अन्य प्राधिकारी। तो जो अन्य शब्द लिखा है ना, उसको जरा कस के अंडरलाइन कर लो, ताकि रिवाइज करते समय आपकी नजर पड़े कि ये कहाँ अंडरलाइन किए हैं। तो जैसे आपके दिमाग में आएगा कि इसको क्यों अंडरलाइन किए हैं, वैसे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। इसलिए अंडरलाइन किए हैं कि अन्य शब्द लिखने वाले लिख के निकल लिए, बोल नहीं रहे। वो जिंदा होते तो हम लोग पूछते कि भैया जी ये जो अन्य लिखे हैं इसका क्या मतलब है, वो लोग बताते। अब वो लोग तो बताने की दशा में नहीं है, अब कौन बताएगा? अब उनका प्रतिनिधि बचाएगा जिसको वो नियुक्त करके गए हैं। तो नियुक्त करके गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो बताएगा। सुप्रीम कोर्ट जो मन करेगा अब वो बताएगा। सुप्रीम कोर्ट अन्य को परिभाषित करते समय किस नियम का पालन करेगा? जरा ध्यान से सुनो बेटा, जब सुप्रीम कोर्ट को इस अन्य शब्द को परिभाषित करना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को जब देखता है या परिभाषित करता है या हेयरिंग करता है, तो सहायता संविधान की लेता है ना, कि संविधान में क्या लिखा है, उसके हिसाब से फैसला करता है। लेकिन जब अन्य शब्द को परिभाषित करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो अन्य शब्द के बारे में संविधान में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे फैसला करेगा? जी बेटा? नहीं नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल नीतिगत हो सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करता है, इसको कहा जाता है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है ना बेटा? घबराओ मत मेरे सामने, संविधान उतना सहज नहीं है जितना सहज आप समझ रहे हो। जहां सब कुछ क्लियर दिख रहा है, एक एक लाइन एक एक वर्ड एकदम क्लियर है, वहां न्यायालय प्रयोग करता है प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन जहां किसी शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, उसको अपने से अर्थ निकालना होगा, वहां संविधान का सहारा तो नहीं ले सकता, क्योंकि संविधान एकदम चुप है। तो आखिर किस आधार पर फैसला लेगा? इसको कहा जाता है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसका क्या मतलब होता है? क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, इसको मान लेना ठीक है, किसी के हित में है या किसी के हित में नहीं है। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? जी बेटा? सुनो, सड़क पे कोई जा रहा हो, आप भी मान लो कोचिंग करने आ रहे हो, दो लोग आपस में झगड़ा कर लिए आप ही के सामने, आप वहां पे उपस्थित थे, आप देख रहे थे शुरू से, दो लोगों ने झगड़ा किया, मार पिटाई हो गई, पुलिस आ गई और पुलिस ने आपसे पूछा कि अच्छा बताइए इसमें गलती किसकी है? आप जज हो, संविधान के विशेषज्ञ हो, आईपीसी की जानकार हो, नहीं? लेकिन फिर भी हम जज हैं और हम बता देंगे कि इसमें फलाने ने गलती किया। किस आधार पे? आईपीसी के कानून के हिसाब से। अरे हम जो कह रहे हैं उसको समझ पा रहे हो बेटा? हम लोग विधि के जानकार हो ना हो कुछ भी हो, लेकिन सामान्य जीवन में हम कुछ चीजों को देख के बताते हैं, देखिए अब गलत हो रहा है, अब ये ठीक नहीं हो रहा है। तो सही गलत का फैसला आप कानून से किए थे, आपने इस पे किया था कि क्या उचित रहता है और क्या उचित नहीं है, इसी आधार पर फैसला किया आपने ना। बोल नहीं रहे? सड़क पे कोई जा रहा है और कोई उसको रोक के दो तीन थप्पड़ मारना शुरू कर दे, ये उचित है?
हम तुरंत कह देंगे इसने गलत किया। आप तो कहेगा कि कहां लिखा है, दिखाओ, तो कहीं नहीं लिखा है भाई। लेकिन एक बात तो उचित है कि ऐसे चुपचाप कोई जा रहा हो, आप उसको रोक के थप्पड़ थोड़ी मार सकते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, और कभी कभी लग सकता है कि ठीक है कि कोई चलते हुए आदमी को ताबड़तोड़ गाली देने लगे तो उसको थप्पड़ मारना उचित है। ठीक है, तो क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये हम लोगों की नैसर्गिक अभिव्यक्ति है। स्वतः हम लोग न्यायाधीश होते हैं, इसमें किसी कानून की जरूरत नहीं होती, नैसर्गिक न्याय कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब अन्य शब्द को परिभाषित करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसके पास प्रोसेस स्टेब्लिश बाय लॉ का नियम नहीं है। क्योंकि अगर वही नीचे संविधान में एक नोट बना के, जैसे हम नोट लिखवाते हैं ना बीच बीच में, वैसे नीचे एक नोट लिख दिए होते और लिख दिए होते अन्य माने फलाना फलाना फलाना, तो फिर तो झंझट ही नहीं थी। लेकिन यहाँ अन्य शब्द को जब कुछ बताया ही नहीं, तो अर्थ कौन बताएगा? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय किस हिसाब से बताएगा? आखिर कोई उसके पास भी हिसाब होगा बताने का, नहीं बताने का, तो उसके पास एक ही हिसाब होगा कि ये उचित है अन्य मानना या अन्य मानना उचित नहीं है। किस संदर्भ में? जनता के संदर्भ में। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो। स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, बस ये अन्य वाला जो शब्द है ना बेटा, यही हमारे न्यायालय को ताकतवर बना, जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों के आगे लेके चला जाता है न्यायालय को। क्योंकि अब न्यायालय का मन, तो माने ना माने, ठीक लगे ना लगे, न्यायालय की इच्छा, कोई कुछ कर नहीं सकता। क्लियर है बेटा? स्पष्ट हो गया 12? अच्छा, अब आइए, थोड़ा रुकिए, आइए नहीं थोड़ा रुकिए। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कोई खराब नहीं लग रहा आपको? नहीं तो हम 10 मिनट में सब लिखा उखा के खत्म कर देंगे, कोई बड़ी चीज है नहीं है। लेकिन इसकी अभिव्यक्ति बेटा है मुश्किल, क्योंकि आप इसको समझोगे नहीं बेटा तो मुसीबत हो जाएगी। और एक बार में बार पार कर लो, खत्म करो, जिंदगी में दोबारा फिर कोई झंझट पैदा ना करेंगे। तो बस यही करना है हम लोगों को। एक चीज बताइए, एक तरफ मूल अधिकार है, बोले बेटा, और एक तरफ वो पूरा राज्य का कुनबा है, जिनको चेतावनी दी उधर ही रहना, इधर आना मत। बीच में एक तो बाउंड्री, और बाउंड्री की इधर कौन है? राज्य। अब राज्य कौन है? मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं, वो 12 वाला राज्य भी आपने लिखा। उनको चेतावनी दी जा रही है कि इधर मत आना। बोल नहीं रहे हो बेटा? ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, इसको पार मत करना। वो कहेंगे अगर पार करेंगे तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके तैयार है कि अगर दिख गए इधर ना तो बड़ी पिटाई होगी। तो इस लाइन के इधर रहना। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना बेटा? लेकिन राज्य में तो बहुत कुछ आपने लिखा, लेकिन राज्य में एक चीज और आपने लिखा, संसद। बोल नहीं रहे हो? इसमें कोई शक शुबहा है क्या? इस संसद राज्य के अधीन नहीं है? है भाई, संसद राज्य के अधीन है, तो संसद को भी चेतावनी है ना। बोल नहीं रहे हो? अभी राज्य में सबको छोड़ दो, खाली एक को पकड़ते हैं, उनकी बड़ी जरूरत है। वो कौन है? संसद। तो संसद भी राज्य शब्द की परिभाषा में है ना, अभी तो लिखा है आपने, केंद्र की विधायिका, तो संसद उस परिभाषा में है। तो शायद चेतावनी संसद के लिए भी है, किस रेखा की दर आना मत, है ना। और ये सब जो प्रोटेक्शन आपने दिया हुआ है, ये प्रोटेक्शन आपने दिया हुआ है मूल अधिकारों के लिए, यानी संसद से भी मूल अधिकारों को बचाना है। और संसद को आपने दिया हुआ है अनुच्छेद 368। अब जरा देखो खेल तमाशा असली। अभी वो पढ़ा नहीं है बेटा हम लोगों ने, लेकिन अभी चूंकि बिना उसको बताए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने संसद को आर्टिकल 368 दे दिया, और आपने अभी बताया है कि मूल अधिकारों को इनसे भी बचाना है, संसद से भी। बाकी किसे किसे बचाना छोड़ो,
एक जाने को भी धरते हैं खाली। संसद से भी मूल अधिकारों को बचाना है, और संसद को आपने क्या दे दिया? ब्रह्मास्त्र। और 368 में क्या लिखा हुआ है? संसद को यह अधिकार है, वो संविधान के किसी भाग और किसी उपबंध में संशोधन कर सकता है। बोल नहीं रहे बेटा? नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे आगे। लेकिन आर्टिकल 368 में संविधान लिखने वालों ने ये अधिकार संसद को दिया है कि हम संसद को अधिकार देते हैं कि संसद संविधान के किसी भाग, किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। तो क्या किसी में 12 से 35 नहीं आता? किसी में भाग 3 नहीं आता? भाग 3 संविधान नहीं है। अरे ये बदमाश प्रस्तावना में घुस के संशोधन कर दिए जहां थोड़ा संशय था, तो भाग 3 में कौन संशय है? अनुच्छेद 12 से 35 कौन सा संशय है? यह तो लिखा पढ़ी में संविधान है। और अगर लिखा पढ़ी में संविधान है तो फिर 368 की रेंज के बाहर कैसे है? 368 में क्यों नहीं लिख दिया गया कि आप पूरे संविधान में संशोधन करेंगे भाग 3 को छोड़ के? खत्म था झंझट। लेकिन जब 368 में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब तो साफ है कि हम मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं। तो वही कहावत हो गई कि जिनसे बचाने के लिए व्यवस्था की गई उन्हीं को आपने सारा अधिकार दे दिया। अब संसद को आपके मूल अधिकारों को नष्ट करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, तो बाद में नष्ट करेंगे, पहले उस अधिकार को ही डिलीट कर देंगे। बोल नहीं रहे? न रहेगा अधिकार, न चीखोगे चिल्लाओगे। अरे जब अधिकार रहेगा तब ना सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर कहां से जाओगे? आपको नहीं लगता कि बहुत गड़बड़ कर दिया? हम लोगों को बुलाना चाहिए था संविधान लिखने के, तो हम लोग जरूर 368 में लिख दिए होते कि भाई भाग 3 को छोड़ के जहां मन करे वहां संशोधन संसद कर सकती है। नहीं तो आप खुद बताइए ना बेटा, कि संसद 368 का प्रयोग करके सारे मूल अधिकारों को डिलीट कर दे? मैं सैद्धांतिक रूप से कह रहा हूं, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन संसद ऐसा कर सकती है ना। जब कर देगी तो फिर मूल अधिकार लिखने की वजह ही खत्म हो गई। संविधान सभा ने जिस भावना से मूल अधिकारों को लिखा था वो मूल अधिकार ही गायब हो गए, संविधान की भावना ही ध्वस्त कर दी गई। तो ये क्या हो गया? ये तो ठीक नहीं किया गया। बोल नहीं रहे? ये किया गया जैसा आपको क्या लग रहा है? माने इतना सुनने के बाद आपको क्या लगा कि गड़बड़ हो गई? अरे भैया, इन्हीं से बचाने के लिए आपने मूल अधिकार लिखा, इन्हीं को आपने 368 पकड़ा दिया जो ब्रह्मास्त्र है। तो जाहिर सी बात है कि फिर ये पहले इसका प्रयोग कर लेंगे, तब आपके मूल अधिकारों को तहस नहस करेंगे। क्या कर लेंगे आप? तो मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। आया ना? हो गई ना गड़बड़। सुना था कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा पारित हुआ तो उस दिन 284 लोग थे संविधान सभा के। तो एक दो आदमी यार मूर्ख बनता है, 284 के 284 मूर्ख बन गए, नहीं नजर पड़ी इस पर? या हम ही लोग कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए? एक चीज बताइए, अभी 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया ना, 21 का जोड़ा। तो बहुत मजा आया। ये हुई ना बात, सरकार ने कह दिया कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका को निःशुल्क पढ़ाएंगे, तो आपने ताली बजाया, आपको बहुत मजा आया। कल को फिर एक संशोधन कर दें, कह दें कि 21 साल से अधिक उम्र के सारे जो बालक बालिका हैं उनको रोजगार देने की मौलिक अधिकारता दी जाती है। राज्य उनको मौलिक अधिकार दे रहा है कि उनको रोजगार पाने का अधिकार, मौलिक अधिकार, और नहीं रोजगार देंगे तो उनको 50,000 रुपये महीना स्टिपेंड देना पड़ेगा। तब तो खूब ताली बजेगी, नहीं बजेगी? कुछ लोग नौकरी छोड़ छोड़ के बेरोजगार हो जाएंगे, जिनकी 50,000 से कम सैलरी होगी 50 नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएंगे, तब तो ठीक लगेगा आपको। एक बात मुझे बताइए, संशोधन में दोनों होता है, जोड़ना भी घटाना भी। अरे ये दोनों संशोधन है ना बेटा। और 368 में अगर ये लिख दिया होता
कि आप मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते, तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार भी नहीं दे पाते। कल को न जाने क्या क्या आपको देने का इरादा सरकार रखती होगी, वो कुछ नहीं दे पाएगी, क्योंकि साफ साफ लिख दिया गया, क्या जैसा है वैसा ही रहने दो। तो संविधान लिखने वालों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप खाली नकारात्मक सोचते हो। आपको लग रहा है कि वो खाली दुरुपयोग करेंगे। अरे दुरुपयोग नहीं बेटा, सदुपयोग भी तो हो सकता है, और सदुपयोग नहीं हुआ। लेकिन आपके दिमाग में या मेरे भी दिमाग में चल रहा है कि ठीक है हुआ, लेकिन यार ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तरह तरह की सरकारें आती जाती हैं, और कभी इनका इरादा मान लो किसी का गड़बड़ा गया तो सारे मूल अधिकारों को ही ध्वस्त कर देंगे, और नहीं किया। अरे 31 को हटा दिया ना, संपत्ति के अधिकार को खत्म किया ना, तो कल को सारे खत्म कर सकते हैं। एक खत्म करके दिखाया ना कि हम कर सकते हैं, तो रिस्क तो लग रहा है ना बेटा? नहीं, रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है कि 368 और इसके बीच में एक और दीवार बड़ी मजबूत खड़ी है, और उस दीवार का नाम है अनुच्छेद 13। और कहते हैं कि अनुच्छेद 13 भी ना होता ना बेटा, तो भी मूल अधिकारों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 13 नहीं होता ना तो सारे मूल अधिकारों को डिलीट कर देते। 13 वह सुरक्षा प्रहरी है, 13 वह सुरक्षा गार्ड है, 13 जेड प्लस की सिक्योरिटी है, ठीक है बेटा, जो पूरे मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट किए रहता है। क्या लिखा है 13 में, थोड़ा सुने ना। 13 3 भागों में बटा है, 13(1), 13(2), 13(3). 13(1) ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय यदि कोई ऐसी विधि हो जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, क्योंकि संविधान के प्रारंभ के पूर्व की कुछ विधियां आज तक चल रही हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब कब की विधि है? उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम, ये सब कब के हैं? संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व के हैं, 1861 के हैं। तो 13(1) ये कहता है कि यदि संविधान के पूर्व की कोई विधि हो जो मूल अधिकारों के विरुद्ध जा रही हो, तो उस विधि को ढक दिया जाएगा। नहीं समझ पा रहे? वो जैसे देखा था ना, जैसे वीवीआईपी आते हैं, कोई विदेशी डेलीगेशन वगैरह आता है तो झुग्गी झोपड़ी देख के शर्म आती है, दीवार खड़ा कर दो, ढक दो। वो खत्म नहीं हुई है, बस दीवार हटी नहीं कि दिख जाएगा। तो ऐसा ही है बेटा नियम, कि पूर्व की विधियां खत्म नहीं की जाएंगी, ढक दी जाएंगी, वो ढके रहेंगे, लेकिन वो समाप्त नहीं होती। इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। तो उस पर लागू हो जाता है आच्छादन का सिद्धांत, यानी उन विधियों को समाप्त नहीं करते, उन विधियों को मूल अधिकारों से ढक देते। ये पूछा गया प्रीसिस में, कई जाने बताएंगे आच्छादन का सिद्धांत किसे कहते हैं? अगर अनुच्छेद 13 की विशद व्याख्या नहीं किया तो आप इसे नहीं बता सकते। सारे नहीं होंगे बेटा, 2-4 ही प्रश्न ऐसे होंगे, वही तो मेरिट बनाएंगे, क्योंकि सारे तो हर कोई सही करता है, यही 2-4 प्रश्न हर कोई सही नहीं कर पाएगा। अभी जो 23 प्रश्न पूछे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें 2-3 प्रश्न थे अच्छे, जो वही 2-3 ज्यादा किया होगा वो कम से कम संविधान में एक्सीड करेगा, बाकी तो हर कोई सही कर रहा भाई। पहली महिला स्पीकर मुझे लगता है कक्षा 6 से रट रहा है, किसका गलत हुआ होगा? अगर किसी का गलत हुआ है तो वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है, बहुत खराब विद्यार्थी है, नहीं होना चाहिए सर। बहरहाल तो लिख लिया जाए बेटा, आज कम से कम इसको पूरा कर लिया जाए। लिखें आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, लिखें मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 13 किसको बेटा? अनुच्छेद 13 को
स्थापित किया गया। ठीक है, तो 13 बेटा कई भागों में जैसा मैंने बताया था, तो बारी बारी से एक एक करके लिखो। अनुच्छेद 13(1) 13 लिखिएगा ऐसे, आर्टिकल 13(1) लिखे। संविधान के प्रारंभ के पूर्व की सभी विधियां बाधित कर दी जाएंगी, रोक दी जाएंगी, जो मूल अधिकारों के असंगत हो। असंगत माने समझ रहे हो, उसे तालमेल ना बैठा पा रहे हो, मूल अधिकारों के खिलाफ जा रहे हो, उन सारी विधियों को क्या किया जाएगा बेटा, न्यून कर दिया जाएगा। लेकिन इसे आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आच्छादन का सिद्धांत। इन्वर्टेड कॉमा में जब नाम आए ना बेटा, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये पूछा गया है बेटा, बहुत तो नहीं पूछा गया, एक बार दिखा है, सिविल वगैरह में तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अगर कोई पूछे तो क्या होगा, दिमाग में क्या आया, पूर्व की जो विधियां हैं, सभी नहीं, वह विधि जो मूल अधिकार के खिलाफ जा रही हो, उस विधि को समाप्त नहीं करेंगे, ढक देंगे। ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये नहीं कहता उन विधियों को एलिमिनेट कर देंगे, बस उसको ढक देंगे। और जैसे वो मूल अधिकार बाई द वे कभी नहीं रहा, तो पर्दा हट जाएगा और विधि फिर जिंदा हो जाएगी। क्लियर है, लिख लो, डिफाइन कर लो। आच्छादन के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि आच्छादन के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि पूर्व की ऐसी विधियों को समाप्त नहीं किया जाता, वरन उन्हें मूल अधिकारों से आच्छादित कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। क्लियर हुआ बेटा, कोई शक है? उन्हें ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा तुलनात्मक देख लो बेटा तो अच्छा रहेगा। इधर देखो मेरी ओर बेटा, लिखने वाला काम हो जाएगा। 13(1) कहता है इस संविधान के पहले की विधि, 13(2) कहता है संविधान के बाद की विधि, और 13(3) ये कहता है विधि माने क्या। बड़ा लफड़ा है बेटा, विधि माने क्या, विधि किसको कहेंगे। तो कहा अध्यादेश, कोई विधि, कोई रूढ़ी, कोई परंपरा जो इस देश में चल रही होगी, सब हम विधि मानेंगे, सबके ऊपर ये नियम लागू होगा। इसमें एक संविधान संशोधन हुआ, 24वां संविधान संशोधन 1971, और ये करामात है श्रीमती इंदिरा गांधी की, महान लीडर इस देश की। उन्होंने 13 को संशोधित कर दिया, 13(3) क जोड़ दिया
और कहा कि 368 से संविधान में अगर कोई संशोधन किया जाएगा वह विधि शब्द के दायरे में नहीं माना जाएगा, माने सुरक्षा गार्ड को हटा देगा। अब बड़ा बवाल होगा, अभी इतना जल्दी से निपटेगा नहीं मामला। आगे बढ़ो बेटा, 13(2) लिखो। हाँ, 13(2) सिर्फ ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ के उपरांत, संविधान के प्रारंभ के उपरांत संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों के असंगत हो। मूल अधिकारों के क्या हो बेटा? असंगत हो, विरुद्ध हो, खिलाफ हो, जो भी चाहे लिखें। क्लियर है? पूर्ण विराम मत करिए अभी, अभी पूर्ण विराम, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है ना, कामा लगाइए। यदि संसद ऐसी विधि बनाती है तो, यदि संसद ऐसी विधि बनाती है तो उस विधि को उस सीमा तक न्यून किया जाएगा। न्यून माने कम किया जाएगा। उस सीमा तक न्यून किया जाएगा। न्यून माने समझते हो? हाँ, छोटा कर दिया जाए। अरे पढ़ते हो ना न्यून कोण? न्यून माने क्या होता है? छोटा। अब सुनो जरा सा, वो शब्द तो अपनी जगह पे देखो। संविधान के जो शब्द हैं वो थोड़े परिष्कृत तो होने ही होंगे, एकदम चलताऊ भाषा में लिखना ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी भाषा परिष्कृत हो। तो मैंने क्या कहा कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो विधि मूल अधिकारों के खिलाफ हो, जो मूल अधिकारों में बातें लिखी गई हो उसके विरुद्ध जा रही हो। इस चेतावनी के बावजूद भी यदि संसद ऐसी विधि बना देती है तो ठीक है, बना लो, लेकिन हम यहाँ सर्जरी के लिए तैयार हैं। तो हम क्या करेंगे, उतने हिस्से को काट के निकाल देंगे जितना हिस्सा मूल अधिकारों के खिलाफ होगा। अगर पूरी पूरी विधि मूल अधिकारों के खिलाफ होगी तो पूरी विधि को खत्म कर देंगे। उस विधि का एक आध क्लास मूल अधिकारों के विरुद्ध जा रहा होगा उसे हटा देंगे। माने ऐसे समझो ना, जो घेरा बनाए है ना उसमें हाथ अगर डालोगे तो हाथ कटेगा, पैर अगर उसके अंदर प्रवेश करोगे तो पैर कटेगा, खुद ही पूरा घुस गए तो खुद ही जाओगे। यही कह रहा 13(2). मूल अधिकारों का जो दायरा है उसके अंदर आपकी बनाई गई किसी विधि का कोई शब्द, कोई भाग या पूरी विधि नहीं आनी चाहिए, और अगर आ गई तो हम यहाँ सर्जरी के लिए एकदम रेडी बैठे हैं, उसको काट के खत्म कर देंगे। ये हमारा अधिकार है। क्लियर है बेटा? तो इसका क्या मतलब है? ये पूरी विधि भी खत्म की जा सकती है, आधी विधि खत्म की जा सकती है, विधि का कोई एकाध क्लास अगर विरुद्ध हो, उपखंड अगर विरुद्ध हो तो उसको खत्म, पूरे को नहीं खत्म करेंगे। वो कैंसर वाला मामला है ना बेटा, जहां कैंसर है वहीं काट के निकालेंगे, मार ही डालेंगे तो फिर मतलब क्या है सर्जरी का? तो अभी डिपेंड करेगा, अगर पूरा कैंसर हो गया तो मौत तय है। हाथ में कैंसर है हाथ काट देंगे, पैर में है तो पैर काटेंगे, वही हाल है इसका। विजन क्लियर है? चलो अब लिखो 13(3). 13(3) विधि शब्द को परिभाषित किया गया। अरे बड़ा बवाल है बेटा, अभी राज्य को परिभाषित करते करते हाँफ रहे थे, अभी विधि आया, विधि को परिभाषित करना है। विधि माने क्या? हाँ लिखें, इसके अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, नियम, अधिसूचना माने नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, को सम्मिलित किया जाता है।
अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जहां विधि शब्द को परिभाषित किया गया 13(3) में, इसमें कहीं संविधान संशोधन दिखा, अध्यादेश दिखा, आदेश दिखा, अधिसूचना दिखा, अधिनियम दिखा, रूढ़ी दिखा, अधिसूचना दिखा, सब दिखा, लेकिन इसमें कहीं भी आपको संविधान संशोधन दिखा नहीं? दिखा ना? तो इसका क्या मतलब है कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 नहीं रोक सकता। काहे नहीं लिखा? यही लिख दिया होता यार तो भी काम बन गया होता, नहीं लिखा। लेकिन बवाल हो गया बेटा, बहुत लंबा बवाल होगा, अभी पढ़ना पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि संविधान संशोधन भी 13(3) के अनुसार विधि मानेंगे। तो इंदिरा की सरकार थी भैया, तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना? तो एक नोट बना के बेटा लिखिए, 24वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसकी चर्चा आगे भी बहुत आएगी। 24वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार अनुच्छेद 13 को संशोधित किया गया। तथा यह स्थापित किया गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि, विधि जब हम बोल रहे हैं ना बेटा, तो विधि शब्द का अभिप्राय है ना? विधि शब्द नहीं माने जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट हो बेटा, कोई परेशानी हो, आप बेहिचक बात करो, है ना? क्योंकि अब कोई कसर नहीं छोड़नी है। अब तक जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है विजन क्लियर हुआ। 12 में राज्य को परिभाषित किया, राज्य को चेतावनी दिया कि आप मूल अधिकारों के आसपास मत फटकिएगा। लेकिन एक बड़ी भारी गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ ये हो गई कि आपने संसद को अनुच्छेद 368 दे दिया। अब संसद 368 का प्रयोग करके सेंध लगा के घुस जाए तो क्या करोगे? इसलिए उन्होंने 13 लिखा। तो 13 माने सुरक्षा प्रहरी। एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर 13 के रहते रहते 31 को कैसे ले उड़े? आखिर ले उड़े ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मूल अधिकारों में 12 से 35 के बीच में ही तो अनुच्छेद 31 है। हटा दिया ना उसको, तो आखिर 13 क्या कर रहा था? एक बच्चे ने कहा झपकी उपकी आ गई होगी। नहीं, ये शब्दों की जादूगरी कर दी गई। शब्दों की जादूगरी से सब कर दिया गया। एक उदाहरण से समझो। हम बार बार आपको बताते हैं कि बाहर मान लो हम एक एनएसजी के कमांडो को बैठा दिया मैंने, वो पूरा गोला बारूद हथियार लेके एकदम गेट पे बैठा हुआ है। कहा सर आदेश दें क्या करना है? मैंने कहा कोई भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। कहा सर ऐसा ही होगा, कोई आदमी अंदर नहीं आएगा। अभी हम आके यहाँ पढ़ा रहे तब तक 2 आदमी यहाँ दिख रहे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सक्षम नहीं है। आखिर उसके रहते जब हम कह के आए थे कि कोई आदमी अंदर नहीं आना चाहिए, ये तुम्हारी लायबिलिटी है, और उसके रहते रहते यहाँ 2 आदमी आके टहल रहे हैं अंदर, इसका क्या मतलब है? वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सका, यही ना मतलब है। तो मुझे बहुत गुस्सा लगी, मैंने उसको बुलाया, किधर आओ। आया, कहा सर, मैंने कहा तुमसे मैंने कुछ कहा था? कहा हाँ। मैंने कहा क्या कहा? तो उसने कहा कि सर आपने मुझसे ये कहा कि कोई आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। हम कि 2 जाने कौन है? कहा सर ये 2 जाने मनुष्य हैं। मैंने कहा ये आदमी नहीं है? कहा नहीं सर ये मनुष्य हैं। क्योंकि जैसे हम इनको देखे ना बंदूक तान दिए, कौन हो तुम लोग? आदमी हो? कहा नहीं हम लोग मनुष्य हैं। तो जाओ, हमको आदमी को रोकने के लिए कहा गया है। अरे एक चीज बताओ,
ये शब्दों के जाल में खाली उलझाया गया। कोई इतना नालायक हो जो ये ना समझ पाए कि मनुष्य और आदमी में अंतर नहीं है। लेकिन चालबाजी तो खाली यही हो गई ना कि आदमी ना बोल के मनुष्य बोलो, ताकि ये रोक नहीं पाएगा। यही तो हुआ ना बेटा। विधि नहीं बनाएंगे, संशोधन तो कर देंगे ना। अच्छा एक चीज बताओ, जब संशोधन हो जाता है तो क्या दिखता है? तब विधि ही ना दिखती है। जब आप किसी विधि में संशोधन कर देते हो तो विधि फिर एक नया फॉर्मेट ले लेती है, तो विधि ही ना बन जाती है। ये सिवाय मूर्ख बनाने के और कोई तरीका है क्या? आप विधि नहीं बनाओगे, संशोधन करोगे। संशोधन से क्या बनता है भाई? विधि बनती है। तो आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय को शब्दों के जाल में उलझा दिया गया कि अरे सर, हमने विधि कहां बनाया है, हमने तो संविधान संशोधन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आशीर्वाद है, बहुत अच्छा किया है, ऐसा कर सकते हैं। तो बड़ा बवाल है बेटा, इस पे हम कल बात करेंगे। तो आज यहीं तक बेटा, थैंक यू।